गुड मॉर्निंग। आज मंडे मॉर्निंग है, ठीक है। और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ में इससे पहले वाले दिन में मैंने क्या किया था, वेव्स साउंड वेव्स वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेंसडे को शायद तुम्हारा टेस्ट होगा। मैंने टेस्ट पेपर भी बना के दे दिया है, तो वो टेस्ट है। अब बहुत कम लोग लेक्चर्स देख रहे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत कम लोग टेस्ट भी देंगे। एज यूजुअल जो भी है देखते हैं। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसा बहुत मुश्किल होता है पढ़ना। ऑफलाइन अगर होता है तो आपको पता होता है कि हाँ, आपका टीचर आपके सामने प्रेजेंट है। ऑनलाइन मोड में थोड़ा मुश्किल है आपके लिए भी खुद को हमेशा मोटिवेट करना कि नहीं चलो कंटिन्यूअसली लेक्चर्स आ रहे हैं, देखना है, तो डिफिकल्ट है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनका जो काम है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम है। जो नहीं पढ़ रहे, एज यूजुअल मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अच्छा, तो आज क्या करना है, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऑप्टिक्स। अभी ऑप्टिक्स इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है फर्स्ट पार्ट। थोड़ा जो फर्स्ट पार्ट है वो टाइम टेकिंग है और इतना ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से नहीं आता। लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव ऑप्टिक्स सीखने के लिए आपको पहले रे ऑप्टिक्स आना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, मतलब स्टार्टिंग के हफ्ते 10 दिन में हम क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स कंपैरेटिवली छोटा भी है रे ऑप्टिक्स से, और उससे ज्यादा वेटेज भी रखता है। तो रे ऑप्टिक्स, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्योमेट्री आपका अगर अच्छा था तो आपको रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स है। आप ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस में मत जाना रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में जितना मैं बताऊंगा, जितना लेक्चर में रहेगा, जितना आपके पैकेज में, उससे ही उतना ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। उससे ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर नहीं भटकना है आपको, ठीक है। अब बेसिकली जो लाइट है, ऑप्टिक्स है मतलब स्टडी ऑफ लाइट है। तो लाइट को हम क्या करते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको भी हमें आगे पढ़ना है। 2 दिन का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, जब लाइट एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है ना, ऐसे जब लाइट एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और इस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी लाइट किसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने जब कैरेक्टराइजेशन, मतलब उसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसा आपने शायद पढ़ा होगा, प्लैंक्स लॉ के नाम से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एच न्यू टाइम्स होता है एनर्जी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होता है उसकी एनर्जी उतना ज्यादा होती है। तो अगर आप उसको इंक्रीजिंग, अगर क्या बोलूं, हाँ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के टर्म्स में अगर अरेंज करोगे ना, तो सबसे पहले होता है रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन। विजिबल रीजन क्या है, विबग्योर जो होता है, जो फॉर्म होता है विबग्योर, इसी के बारे में रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स इसी का स्टडी, विबग्योर, फिर अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड, ये सब हम नहीं देख सकते, ये शायद आपको पता होगा। फिर अल्ट्रावायलेट के बाद होता है एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज एंड सो ऑन। इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली विजिबल रीजन ऑफ जो लाइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये लाइट कोई नया चैप्टर है नहीं, बहुत सारे टर्म्स आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं क्या करूंगा, एकदम हर एक बात को स्टार्टिंग से बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि शायद आपको नहीं पता हो कुछ भी। तो हम बेसिकली देखो, मेरे पास दो ऑप्टिक्स के दो ब्रांच होंगे, एक होगा रे ऑप्टिक्स, एक होगा वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स, अगर कोई तुमसे पूछना कि रे ऑप्टिक्स क्या है, तो जब भी जैसे वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ है, अगर देखोगे विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो 4000 एंगस्ट्रॉम और 7000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। अब अगर लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में जो जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स कौन सा, जो इंटरफेयरिंग, जो इंटरएक्शन वाले ऑब्जेक्ट है, जैसे मिरर, मान लो मिरर इतना बड़ा है, तो अगर आप देखोगे तो मिरर का लेंथ जो है ना, यहां से यहां तक का जो मिरर का लेंथ हो गया, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अगर इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है या जो डायमेंशन है, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है अगर, तो हम क्या करते हैं, उसको रे ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ते हैं। लेकिन जो इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ गए, जैसे जो इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट, जैसे हम आगे पढ़ेंगे स्लिट्स,
स्लिट का मतलब बहुत छोटी सी गैप, तो वो जो बहुत छोटी सी गैप है अगर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, जैसे मान लो वेवलेंथ ऑफ लाइट था 4000 एंगस्ट्रॉम, मैंने बोला कि मैंने क्या किया है 400 मिलीमीटर का 400 मिलीमीटर का या 4000 मिलीमीटर का मैंने क्या कर दिया एक स्लिट बना दिया। तो 4000 मिलीमीटर मतलब क्या है, सॉरी 4000 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ऐसा ही कुछ होगा ना, नहीं तो 4000 रखते हैं 4 रखते हैं, मान लो 4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मिलीमीटर। अब ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल है तो उसको वेव ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में तो बस रे ऑप्टिक्स है जो तुमने पहले कभी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, तो उसी से ही स्टार्ट करते हैं। अब रे ऑप्टिक्स में देखो बहुत सारा डायग्राम होगा, तो डायग्राम्स के लिए आपको अलग अलग कलर के पेन्स यूज करने हैं और बहुत ज्यादा ज्योमेट्री यूज होगा। ज्योमेट्री मतलब सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज होगा, कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज होगा, बेसिक एंगल्स वाले जो कंसेप्ट है, मतलब बेसिकली मैं ये बोलूं ना, अगर आपको ज्योमेट्री आता है मतलब आपको रे ऑप्टिक्स आ जाएगा, आपको रे ऑप्टिक्स में इतना परेशानी नहीं होने वाला। फिर से बोलूंगा, रे ऑप्टिक्स में जितना मैं पढ़ाऊंगा, रे ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स में जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना काफी है। आप बस अलग से प्रॉब्लम जितना सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, उससे ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे क्वेश्चन जरूर आएंगे लेकिन कम आते हैं। किस टॉपिक से आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। सबसे पहला फेनोमेना जो हम देखेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या पढ़ते थे कि रे ऑफ लाइट आया। अब रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता था कि लाइट जो है, अगर देखोगे तो हमारे पास, मैं गायब हो जाऊंगा, स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है, शेयर स्क्रीन, ओपन बोर्ड, शेयर। हाँ, अब हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट, मान लो एक लाइट का सोर्स है ऐसा, एक लाइट का ऐसा सोर्स है, तो लाइट के सोर्स में अगर आप देखोगे तो इसमें से एनर्जी हर डायरेक्शन में निकलता है, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया, ऐसे हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट निकलता है। अब सिंस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हर डायरेक्शन में होता है, तो किसी भी एक डायरेक्शन में जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं रेज। मतलब हम क्या करने वाले हैं, लाइट को रेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मतलब एक सोर्स था ऐसे, तो रेज इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला एंड सो ऑन। जैसे चार्जेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते थे वैसा ही कुछ बात यहाँ पर भी होगा। तो हम रे ऑप्टिक्स में बेसिकली रेज से रिप्रेजेंट करेंगे लाइट को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट का रे एक क्या बोलते हैं पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट, जब लाइट एक पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट से टकराकर सेम मीडियम पर बाउंस बैक करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक इस तरह का पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, एक इस तरह का पॉलिश्ड सरफेस है, ऐसे ऐसे बना दिया गया है, मतलब ये क्या है, पॉलिश्ड है। पॉलिश मतलब इसको बाहर से पेंट कर दिया गया है, और बाहर का सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, अवेलेबल है। मान लीजिए अगर एक रे ऑफ लाइट इसमें आके ऐसे इंसिडेंट हुआ, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया और इसमें आकर ऐसे इंसिडेंट हुआ है। अब अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हुआ और आपको क्या करना है, आपको ये जानना है कि ये रे ऑफ लाइट, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे टकरा कर कैसे जाएगा, अगर मेरे को ये जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल प्लॉट करना पड़ता है। अब नॉर्मल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, जिस भी पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर चाहिए। जैसे देखो सरफेस पे नॉर्मल बनाना बहुत ही आसान होता था। अगर मैं बोलता कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है तो डायरेक्टली इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे, वही नॉर्मल होता था ना। नॉर्मल कोई रे नहीं होता, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो रे है, तो रे में हमने क्या किया, ऐसे परपेंडिकुलर बना देते थे, सॉरी वो जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जब हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे वही क्या होता था, नॉर्मल होता था। अब यहाँ पर एक कर्व है, तो कर्व में अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो पहले आपको कर्व में बनाना पड़ेगा टैंजेंट। अब टैंजेंट मेरे को पता है, आप जानते होगे टैंजेंट क्या है, किसी भी कर्व को, किसी भी कर्व को कोई लाइन, किसी भी कर्व को कोई लाइन अगर एक पॉइंट पर टच करके पास हो जाए, ऐसा कुछ, ये जो मेरे पास लाइन है वो कर्व को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच करके पास हो रहा है, तो ये जो क्या हो गया, ये जो लाइन था ये कर्व का हो गया टैंजेंट। अब ये जो टैंजेंट था, इस टैंजेंट पे जो परपेंडिकुलर बनेगा ना, इस टैंजेंट पे जो परपेंडिकुलर बनेगा, इसी परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल।
फिर से याद रखेंगे, नॉर्मल कोई रे नहीं है, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इस तरह का सरफेस होता है तो नॉर्मल प्लॉट करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस पे पहले बना लेंगे टैंजेंट और फिर टैंजेंट पे ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। तो जो टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा वही क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको उस समय भी सिखाया था जब हमने क्या किया था, कोलिजन पढ़ा था। अब इंसिडेंट रे, ये रे है और ये नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी बातें आप जानते होंगे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जितने एंगल पर इंसिडेंट रे आया था, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो उतने ही एंगल पर मूव कर जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे है और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होने। एक और स्टेटमेंट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ये सब बचपन से पढ़ते आए होंगे, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray at the point of incidence, at the point of incidence all lies in the same plane। देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का प्लेन, ये जो ब्लैक बोर्ड है वही इन तीनों का कॉमन प्लेन है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक प्लेन है और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन से बाहर आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये मेरे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। ठीक है, आपको बेसिक लॉज है, आपको पता होगा। इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीन पॉज करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर वापस आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास इस तरह से एक क्या है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, अंदर में पॉलिश किया गया है, मतलब क्या होगा, बाहर का सरफेस जो है वो स्फेरिकल के लिए अलाउड है, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए अलाउड है। तो ये है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास इस तरह का है। और ये जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर का इसका रेडियस है। और ये इसका जो सेंटर है ना वो ओरिजिन है। अब ऐसा बोला गया कि एक इंसिडेंट रे आया, ऐसा इस पॉइंट पी पर हिट किया, जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, इस पॉइंट पी पर हिट किया और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो गया, ऐसे परपेंडिकुलरली चला गया। अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द coordinates of point P। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स में करा रहा हूं नो डाउट, लेकिन ये बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बस इतना सा पता चल जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल सेम होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये भी 45 डिग्रीज का है और ये भी क्या है, 45 डिग्रीज का है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इंसिडेंट रे है, ये बताया गया है कि इंसिडेंट रे जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब इंसिडेंट रे अगर इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये एंगल मेरे को पता है 45 का है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल भी 45 का होगा ना, बोल सकते हैं ऐसा। अब मेरे को क्या करना है, इसका रेडियस भी पता है, रेडियस पता है मतलब यहां से यहां का लेंथ पता है क्या, बिल्कुल सही पता है, आर है। अब अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जानना है तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे लाइंस बना लेता हूं। देखो, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक। अगर ये ओरिजिन है तो यहां से यहां का जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा क्या, और यहां से यहां का जो लेंथ है वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट r cos 45 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, माइनस के साथ, क्योंकि ओरिजिन के उल्टे तरफ है। और r sin 45 हमारा y कोऑर्डिनेट होगा।
तो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट विल बी, द रिक्वायर्ड coordinates will be, x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है माइनस ऑफ r cos 45, आप वैल्यू पुट कर लेना, और y कोऑर्डिनेट कितना है, r sin 45, आप वैल्यू पुट कर लेना। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। सर ये तो बहुत ही आसान था, सिर्फ हमें क्या यूज करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो ये एंगल 45 का पता कर लिया, मतलब ये एंगल भी 45 है। अब ये ट्राइंगल जो बन रहा था, जो ये मैंने रेड डॉटेड और सॉलिड लाइन ब्लू से दिखाया है, ये ट्राइंगल बन रहा था, इसमें मेरे को पता है कि जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ r है, क्योंकि अगर ये पूरा स्फेरिकल है तो हर पॉइंट का रेडियस क्या होगा, r होगा। अब इस r रेडियस वाले को हमने क्या कर दिया, 45 में जब रिजॉल्व किया तो अपने को आंसर मिल गया। तो ये आप क्या करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और एक हमें ना पैराबोला दे रखा है, और ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का अगर आप इक्वेशन देखोगे तो x हमेशा पॉजिटिव है क्या, y के आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो, x हमेशा पॉजिटिव है। तो पैराबोला का इक्वेशन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने ऐसे लिखा है, पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया क्या, बिल्कुल। क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसा बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, एक रे ऑफ लाइट है जो ऐसे आ रहा था, सीधा सीधा आया, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हिट किया, और हिट करने के बाद क्या हो गया, ऐसे ऐसे सीधा सीधा चला गया। पहले क्या हो रहा था, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा था, रिफ्लेक्शन हुआ पॉइंट P पर, और पॉइंट P पर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो ऐसे सीधा सीधा मतलब पैरेलल टू y एक्सिस मूव कर गया। अब फिर से पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फाइंड द coordinates, find the coordinates of point कैपिटल P। ये जो कैपिटल P है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है। फिर से सर अभी तो कुछ नहीं पता, मान लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो अल्फा कॉमा बीटा है, ऐसा मान लेते हैं, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू ढूंढना है। अच्छा, अब यहां पर अगर देखोगे तो रिफ्लेक्शन जब होगा इस तरह से, तो नॉर्मल जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह का बनाएंगे ना, नॉर्मल बना लेते हैं, कुछ इस तरह का नॉर्मल बनेगा। अगर ये नॉर्मल है तो ऐसा कुछ टैंजेंट बन जाएगा यहाँ पर। देखो इसमें ना ऑप्टिक्स में आप अलग अलग कलर का पेन यूज करना, आप यूज करोगे आपको अच्छा लगेगा। रेड वाला हमारे पास नॉर्मल है और वो टैंजेंट मैंने बना दिया, नॉर्मल है तो उसको डॉटेड दिखा देते हैं। अच्छा, अब अगर देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या होगा, ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा क्या, तो दोनों को मैं आई लिख देता हूँ अभी, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये एंगल ढूंढ सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल ढूंढ सकते हैं। कैसे, ये आई, ठीक है, अगर ये आई है तो ये जो लाइन है, मान लो मैं लाइंस का नाम रख दूं 1 और ये 2। देखो 1 वाले लाइन पर अगर आप देखोगे तो 1 वाले लाइन पर कोई परपेंडिकुलर है क्या, नहीं नहीं, इसको देखते हैं, ये मान लो 1 वाले लाइन पर 3 वाला लाइन परपेंडिकुलर है क्या, बिल्कुल सर, 1 वाले लाइन पर 3 वाला लाइन परपेंडिकुलर है। और 2 वाले लाइन पर ये टैंजेंट जो होगा, ये टैंजेंट जो होगा, ये 2 पर टैंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर इनके बीच में एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा क्या, बिल्कुल सर। अच्छा, ये एंगल आई हुआ और ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई हो गया क्या, ये जो एंगल मेरे पास आया वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसका ये जो मेरे पास स्लोप लिखा है, मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा है, सॉरी जो ग्राफ है वो है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। मैं यहाँ पर ना dy अपॉन dx ढूंढ लेता हूँ। बोले सर dy अपॉन dx से क्या मिलेगा, तो dy अपॉन dx, कभी भी x और y में रिलेशन गिवन होता है, और अगर मैं dy अपॉन dx निकालता हूँ मतलब मैं लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूँ क्या, तो अगर मैं यहाँ पर dy अपॉन dx ढूंढूं, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, d अपॉन dx ऑफ x इक्वल्स टू d अपॉन
dx ऑफ वाई स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, लिख सकते हैं क्या? अच्छा, अब ये जो dy अपॉन dx है, ये जो dy अपॉन dx है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2y। ये स्लोप ऑफ ग्रीन लाइन है क्या? ग्रीन लाइन, वो जो टेंजेंट हमने बनाया था, उस ग्रीन लाइन का वो स्लोप है ना? हाँ सर, ग्रीन लाइन का स्लोप है, बात समझ में आ रहा है। इस पॉइंट P पर इसका जो स्लोप है वो 1/2y। अच्छा, स्लोप अगर फाइंड आउट करना होता है तो स्लोप फाइंड आउट करने का एक और तरीका होता था। स्लोप फाइंड आउट करने का एक और तरीका क्या होता था? हम इंक्लिनेशन देखते थे x के पॉजिटिव के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x के पॉजिटिव के साथ इसका जो इंक्लिनेशन है वो 90 माइनस आई का है क्या? तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, इसको tan ऑफ 90 माइनस आई भी लिख सकते हैं क्या? जो स्लोप है उसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस आई। इसका मतलब cot i का जो वैल्यू है, cot i का जो वैल्यू है वो क्या है? 1/2y के इक्वल होगा। और i जो है, एंगल i जो है वो तो सर 45 डिग्रीज का है। सर कैसे पता चला 45 डिग्रीज का है? 45 डिग्रीज का है इसलिए पता चला क्योंकि देखो, जितने एंगल पर आया होगा उतने ही एंगल पर चला भी जाएगा। तो अगर ये टोटल 90 डिग्री का एंगल था, मतलब i का वैल्यू 45 और ये i का वैल्यू 45, तो यहाँ पे लिख देते हैं cot 45 जो है वो 1/2y के इक्वल है। cot 45 हो गया 1 इक्वल्स टू 1/2y। इसका मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 1/2। और अगर y का वैल्यू 1/2 का है, अगर y का वैल्यू 1/2 का है तो 1/2 का वैल्यू अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे x वाली इक्वेशन में, रिलेशन क्या है? x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का रिलेशन है ना। अब x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर में अगर आपने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर तो मैंने x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रख दिया है। तुम चाहो तो कोई भी रैंडम इक्वेशन होगा तो तुम ऐसे ही सॉल्व करो। जैसे मान लो ऐसा होता है x इक्वल्स टू वाई क्यूब। अगर x इक्वल्स टू वाई क्यूब होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से dy अपॉन dx मिलता। x इक्वल्स टू वाई क्यूब भी अगर होता तब भी आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते, पहले dy अपॉन dx कैलकुलेट करते, फिर dy अपॉन dx का जो भी वैल्यू आता तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाता 1/3y स्क्वायर आ जाता dy अपॉन dx का वैल्यू। अब जो भी dy अपॉन dx का वैल्यू आया है वो स्लोप हो गया। स्लोप फाइंड करने का एक और तरीका क्या होता, पॉइंट P पर जो स्लोप है वो उस पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ कर दो तो उसका जो स्लोप होगा वही क्या हो जाएगा, कर्व का स्लोप हो जाएगा। तो टैंजेंट का स्लोप ढूंढने के लिए हमने क्या कर दिया, ये इंक्लिनेशन एंगल ढूंढ लिया x के पॉजिटिव से। अब x के पॉजिटिव से अगर इंक्लिनेशन मिल जाएगा तो वहां से भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन हो सकता है, कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, प्रोसीजर यही है जो आपको फॉलो करना है। अब ये मोर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स का है तो मेडिकल के बच्चों में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मोर ऑफ द दिस क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का है तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मेडिकल के बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छा फिर से अपन स्क्रीन पॉज करते हैं फिर आगे बात करते हैं। देखो, तो ये मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया। अब रिफ्लेक्शन में हमें क्या करना है ना, दो तरह के मिरर के बारे में पढ़ना है। एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल मिरर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं, दोनों से आते हैं, थोड़े बहुत थोड़े थोड़े आएंगे। तो प्लेन मिरर के बारे में पहले बात करते हैं। अब प्लेन मिरर का मतलब क्या है, एक ऐसा मिरर जिसका पॉलिश्ड सरफेस कुछ इस तरह का होगा, उसको हम बोल रहे हैं प्लेन मिरर। आगे जाके इसको सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू इंफिनिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर आपने देखा भी होगा, किसी एग्जाम में डेफिनेशन लिखने नहीं आने वाला तो डेफिनेशन में नहीं बता रहा। अब मान लो ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लाके रख देते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट लाके रख रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने प्लेन मिरर के सामने लाके रख दिया, मान लो ए। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, मुझे क्या करना है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीखना है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है उसमें से रेज निकालेंगे और वो रेज रिफ्लेक्ट होके कैसा मूव करेंगे उसको ट्रेस करके उसका इमेज बनाना होता है। अब इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो एक्चुअल में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज होगा। जैसे अगर पॉइंट ए अगर मैं बोलूँ ना तो इसमें से हजार लाखों करोड़ों रेज निकल रहे होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों रेज बनाना पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो रे, मिनिमम आपको दो रेज बनाने पड़ेंगे, मैक्सिमम आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इमेज को गंदा नहीं करना इसलिए मिनिमम दो रेज लेते हैं। मान लो एक रे ऐसा आया, एक रे ऐसा आया, ठीक है।
अब ये जो रे ऐसा आया है तो ये क्या करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगा। मैं थोड़ा बहुत ना डायग्राम पहले से बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को डायग्राम को कचरा नहीं करना। हाँ, अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो रे आया है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे कुछ मूव करना स्टार्ट करेगा। इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब सेटिस्फाई होगा। ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था। पहला रे मैंने बोला इस तरह से जाके ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कुछ और जो रे होगा। अब रे को ऐसा भी भेज सकते हैं ना, जो रे है उसको ऐसा भेजे डायरेक्टली इस तरह से। अगर रे डायरेक्टली इस तरह से जाएगा तो इस केस में अगर देखोगे तो नॉर्मल, यही नॉर्मल था और ये इंसिडेंट रे भी है। अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे ओवरलैप करता है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में चला जाएगा क्या। तो अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप बैकवर्ड डायरेक्शन देखो, मैंने जो पहला रिफ्लेक्टेड रे था उसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया और जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है उसको भी मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया। अच्छा, एक और रे ले लेते हैं। अगर एक और रे मैंने लिया ऐसा, कोई भी एंगल पर, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, इससे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, आप देखोगे कि ये जो इमेज का रे फॉर्म हो रहा है, सॉरी, ये जो रे होगा रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे पास होता हुआ दिखेगा। आप कितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भेज लो, अब ये वापस से मेरे पास क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड वाला। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे, अब यहाँ पे लाखों करोड़ों रेज हो सकते थे, ऐसे होके ऐसे जाते, ऐसे होके ऐसे जाते, सारे के सारे रेज हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रेज होंगे ना सब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये जो रेज है वो कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं करने वाले। यहाँ पे क्या होगा, अपने को ऐसा लग रहा है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर होता तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता कि सारे के सारे रेज इस वाले पॉइंट से निकल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो यहां पर हमने ये देखा कि ये जो रेज थे रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर मिरर के सामने तो नहीं मिलने वाले थे, इसलिए मैंने रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया। अब रेज को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट कराते हैं तब जो इमेज फॉर्म होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट था वो, उसका एक वर्चुअल इमेज आई फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये रे डायग्राम तुमने पहले भी देखा होगा, पहले भी सुना होगा। इसमें कुछ कुछ बातें याद रखने का जो होता है वो ये रखने का होता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर दूरी है और मिरर से इमेज का जो परपेंडिकुलर दूरी है वो सेम होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसमें जो कुछ कुछ बातें, ये रे डायग्राम बना लेना और कुछ कुछ बातें याद रख लेना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं लेटर यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस के, और इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, v से लिखते हैं। एक और चीज अगर देखोगे, मान लो मिरर के लेंथ को कम ज्यादा किया जाए तो इमेज के पोजीशन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहां पर क्या होता है कि ऑन चेंजिंग द लेंथ of mirror, on changing the length of mirror, the position of image or the formation of image is unaffected. Formation of image is unaffected. अब यहां पर ना कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है उसका इमेज भी वैसा ही दिखता है क्या? अब सर ऐसा क्यों? मान लो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये जो इमेज है, इमेज में से रेज निकल के आपके आंखों में गिरते हैं। यहाँ पे मान लो आपकी आंखें होती, अब इमेज में से जैसे रेज आ रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ कहीं मेरा, ये अपना स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना। स्क्रीन को पॉज करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ऐसा
मान लो यहाँ पर अपनी आंखें हैं, थोड़ी बड़ी दिख रही है लेकिन आंखें हैं, और नीली आंखें, दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, तो ये नीली आंखें हैं, ऐश्वर्या राय की नीली आंखें। अब अगर आप इसमें देखोगे तो अगर ऑब्जेक्ट को आपको देखना होता तो ऑब्जेक्ट में से रेज ऐसे निकलते हैं ना, ऑब्जेक्ट में से रेज ऐसे निकल के आपकी आंखों में गिरता, आप ऑब्जेक्ट को देख लेते। अच्छा, ये जो इमेज है, इमेज में से जब रेज आपकी आंखों में गिरेंगे, मान लीजिए अगर ये मिरर नहीं होता, ये जो बीच का मिरर है अगर ये नहीं होता, तब भी इमेज से रेज निकल के आपके आंखों पे वैसे ही गिरते क्या? तो मिरर रहे ना रहे, अगर मैं इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को लाके रख दूंगा तो ऑब्जेक्ट का वैसा ही इमेज बनना चाहिए जैसा अभी बन रहा है इमेज का। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर रहे तो इसका एक इमेज बना, इसी पॉइंट ए वाले ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे लाके रख दूं तो जैसा अभी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है वैसे ही आपको पहले भी दिखेगा क्या? रेज में कोई चेंज हुआ नहीं। इसलिए अपने को क्या होता है ना, प्लेन मिरर के केस में जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा इमेज भी दिखता है। पहली बात ये याद रखनी थी। दूसरी बात याद क्या रखना कि मिरर के लेंथ को आप कम ज्यादा कर दो, आप इमेज का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होने वाला, इमेज जहां पर पहले बनना था अभी भी वहीं पर बनेगा। और क्या है, जितना दूरी पर ये मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही दूरी पर मिरर से इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। ये सब बातें हैं जो आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। अब इसका मतलब ये है ना, मान लो ऐसा, कभी कभी ऐसा डायग्राम दे देंगे वो आपको, ओह शिट, ये काम करना बंद करा, थोड़ा पॉज करता हूँ। अब देखो, जो सेकंड पॉइंट बताया था कि इमेज के ऑब्जेक्ट मिरर के लेंथ को कम ज्यादा कर दो, इमेज के फॉर्मेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो मिरर ऐसा है, ये हमारा मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखा हुआ है, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का ये जो मिरर है वो इमेज फॉर्म करेगा क्या? हाँ यार, तो मिरर का अभी हमने देखा था कि मिरर का लेंथ कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, इमेज का फॉर्मेशन तो होगा। इमेज दिखेगा नहीं दिखेगा वो अलग बात है। जैसे मान लो अगर घर में सबके पास मिरर होगा, ये घर का मिरर है, जब मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं तो इमेज दिखता है, लेकिन जब कुछ दूर चले जाते हैं तो अपना इमेज दिखता है क्या? अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बंदा होगा ना, या यहाँ पर अगर कोई बंदा होगा तो उसको आपका इमेज दिखता है। मान लो ये ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पर होगा तो उसको आपका इमेज दिखता है। इसका मतलब क्या है, इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो अलग अलग बातें हैं क्या? अगर मिरर है तो मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब उसका इमेज बनेगा, वो इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा वो अलग बात है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं इमेज के बनने के ऊपर। तो अगर मैंने ये केस लिया ऐसा, अभी हमने देखा था कि मिरर के लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, इमेज तो बनेगा ही बनेगा। अब इमेज कहाँ बनेगा सर, इस केस में इमेज कैसे बनेगा, कैसे पता करेंगे? तो जब भी आपको इमेज का पोजीशन लोकेट करना हो तो आप क्या करना, मिरर का साइज जो भी हो, आप मिरर को क्या कर दो, ऐसे एक्सटेंड कर दो। मिरर का साइज जो भी हो आप मिरर को ऐसे क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो। और क्या कर लो, ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दो। ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर बना दो। अब जितने दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है मिरर से, जितने दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतने ही दूरी पर क्या कर लो, इमेज फॉर्म कर लो। तो यहां कहीं पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये अपना ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां कहीं पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत ही आसान है। मिरर का लेंथ बड़ा हो छोटा हो, इमेज तो बनेगा ही बनेगा। इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा वो अलग बात है। ठीक है, जैसे तुम जब मिरर के सामने से गुजरोगे, मान लो अभी मैंने जो केस लिया उसमें तुम अगर मिरर से दूर चले जाते हो, बोलो सर मेरे को अपना इमेज नहीं दिख रहा, तुमको नहीं दिख रहा, लेकिन किसी और को बोलना, वो तुम्हारा इमेज जरूर देख पाएगा। तो इमेज का बनना, मिरर बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज का दिखना जो है वो मिरर के बड़े या छोटे होने पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? अब इस वाले कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर से ये कंसेप्ट होगा और कुछ क्या होगा, कुछ ज्योमेट्री होगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पॉज करूंगा। बहुत सारे रे डायग्राम है तो मैं बार बार समय वेस्ट नहीं करने वाला रे डायग्राम्स में। मैं स्क्रीन पॉज कर करके डायग्राम बनाऊंगा, आपको नोट करना पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। और जो मिरर है ना, मिरर क्या है, वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है। और
ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0 का उसका कोऑर्डिनेट है। हमसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और मिरर से जो इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सेम होगा क्या? तो अगर मैं बोलूं कि मिरर से ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यहाँ पे पैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, पॉइंट से यहां पर हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस तरह से। अब जितने गैप पर ये है उतने ही गैप पर इमेज का भी फॉर्मेशन होगा क्या? ये तुम जानते हैं ना, जितने गैप पर हमारा ऑब्जेक्ट है उतने ही गैप पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मैं इमेज का लाइन अगर ड्रॉ करूं तो ये इमेज का लाइन कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट वाला लाइन था ओरिजिन से उधर, और इमेज का जो फॉर्मेशन है वो यहां कहीं पर हुआ है, आई। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? ये 30, ये 90, ये 90 और ये कॉमन, अच्छा ये भी 30 होगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, आरएचएस से भी बोल सकते हो कि यहां से यहाँ का डिस्टेंस और यहां से यहाँ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, दोनों का जो हाइपोटेनस तो नहीं है, हाँ ऐसे ऐसे ही होगा। ये साइड इक्वल्स टू ये साइड है, ये कॉमन है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने एंगल पर ये है उतने ही एंगल पर ये होगा, तो ये भी 30 डिग्री हो गया क्या? अच्छा, अब सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहां से यहां का जो लेंथ है वो 2 मीटर्स का है क्या? अगर इस ट्रायंगल में यहां से यहां का लेंथ ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का दूरी अगर 2 मीटर का है, तो ओरिजिन से इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी 2 मीटर्स का है। अब अपने को ना इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। यहां से यहां मेरे को पता है 2 मीटर्स का है, और ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री का आ गया क्या? ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री का आ गया। तो अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 cos 60, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे cos कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो क्या हो जाएगा, sin कंपोनेंट, 2 sin 60। इस तरह से इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं क्या? बहुत ही आसान है ना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसी के जैसा। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए बी एक एक्सटेंडेड, अभी तक जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे थे वो कैसा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अभी ए बी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और मिरर इस तरह से रखा हुआ है कुछ एंगल 45 डिग्रीज पर। हमसे पूछा गया है ड्रॉ द फाइनल इमेज। हमें क्या बोला गया है, ड्रॉ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कैसा दिखेगा, कहाँ बनेगा, ये अपने को क्या करना है, प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। अच्छा, अब मिरर के लेंथ के इंडिपेंडेंट है ना इमेज का फॉर्मेशन। जब भी मिरर छोटा या कम ज्यादा हो तो आप क्या करना, मिरर को एक्सटेंड कर लेना। जैसे ये जो मिरर है, इस मिरर को हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो मिरर है, मिरर को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जब भी मिरर को मैंने एक्सटेंड किया तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में ये है नहीं। अब अगर पॉइंट ए का अपने को क्या करना है, इमेज बनाना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे। अब देखो यहां से यहां अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब देखना, ध्यान से देखना, तो जितना डिस्टेंस मिरर से, सिर्फ पॉइंट ए को मैं देख रहा हूं, मिरर से पॉइंट ए का जो सेपरेशन होगा मिरर से, उसके इमेज का वही सेपरेशन होगा क्या? तो ये ए डैश इधर आना चाहिए। अब देखो ये ट्राइंगल ना, ये जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बनेगा, ये ट्राइंगल जो यहाँ पर फॉर्म होगा और ये जो ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, ये दोनों आपस में कॉन्करेंट होंगे। कैसे सर, 45 45 कॉमन साइड है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, वो हमेशा कॉन्करेंट होंगे। उसी तरह बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और बी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, तो ये बी डैश हो जाएगा। तो ये ए डैश और बी डैश, तो ये जो मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था उसका जो इमेज बनेगा, वो ए डैश बी डैश कुछ ऐसा दिखेगा क्या? अभी ना 45 डिग्री का जो मिरर होता है ना, बहुत काम का होता है। आप याद रख लेना कि whenever
mirror is whenever mirror is inclined to 45 degrees, vertical object will become horizontal. Vertical object's image will be horizontal, and horizontal object image and vice versa, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्टिकल हो जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका इमेज ऐसा बन जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बन जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से a डैश b डैश हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज हो जाएगा। एक घड़ी वाला प्रॉब्लम करा देता हूँ, क्योंकि वो घड़ी वाला प्रॉब्लम आता है। घड़ी वाले प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं तो मान लो क्या है, एक घड़ी है हमारे पास। अब पता नहीं सर्कल बन पाएगा कि नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। सर्कल का मेरे पास डायग्राम होगा, मैं स्क्रीन पॉज करके पहले घड़ी बना लेता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसा है कि एक क्लॉक है, इस तरह से क्लॉक देखना आता है सबको, घड़ी देखना आता है, बहुत अच्छी बात है। और अभी जो टाइम हुआ है वो कितना है, 3:40:45। ये तो जानते होंगे कि सबसे छोटी सुई जो होती है, सबसे छोटा हैंड जो होता है, पता नहीं हिंदी में सुई हो जाती है, अंग्रेजी में हैंड हो जाता है। तो सबसे छोटी सुई जो है दैट इज नोन एज आर। ये आर हैंड है, फिर ये मिनट हैंड है, और ये सेकंड्स हैंड है। तो कितने सेकंड्स हो रहे थे, 45 सेकंड्स हो रहे थे, तो मैंने 9 के पास में रख दिया। कितने मिनट हो रहे हैं, 40 मिनट से, देखो 40 मिनट हो चुका है, 40 से आगे बढ़ चुका है ना। अगर एग्जैक्टली 40 होता तो 80 के पास रखते, घड़ी देखना आता है सबको शायद। तो 40 से ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने इसको 41 की तरफ थोड़ा इंक्लाइन करके रख दिया है। और 3, अगर एग्जैक्टली 3 बज रहे होते तो वो एग्जैक्टली 3 पर होता। अभी 3:40 हो गए, अगले 20 मिनट या कुछ में वो क्या हो जाएगा, 4 पे टच कर जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 4 से थोड़ा पास रख दिया। बात समझ में आ रहा है? अब मेरे को ना इसका इमेज प्लॉट करना है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, सबका इमेज प्लॉट करते हैं। तो ये जो मिनट हैंड है, ये जो सॉरी सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड का जब आप इमेज बनाओगे तो सेकंड हैंड का इमेज, अब देखो जितना दूरी ऑब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट से मिरर का जो दूरी है उतना ही दूरी यहां पर होगा। तो जो मेरा सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड 3 की तरफ प्लॉट कर रहा है क्या? ऐसे ये नंबर्स नहीं होंगे, ये मैंने नंबर्स यहाँ पे जानबूझ कर दिया है। एक्चुअल में जो घड़ी वाले क्वेश्चन होंगे तो ये नंबर्स नहीं होंगे, बिना नंबर्स के क्वेश्चन होंगे। अब ये जो सेकंड हैंड है वो 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, 4 का अगर इमेज देखोगे तो 4 का इमेज क्या हो जाएगा, 4 का इमेज, या पहले 8 का इमेज देख लेते हैं। 8 का इमेज अगर अपन देखेंगे तो यहां से देखो, अगर ऐसा था तो जो इसका इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, अगर ये 8 के तरफ है तो इसका जो काउंटर पार्ट है 4, मतलब वो 4 के पास होगा, 4 से पहले होगा ना। अगर यहाँ पर 8 के बाद है तो यहाँ पे 4 से पहले होने वाला है। अगर यहाँ पर 8 के बाद है, देखो 8 और 9 के बीच है, मतलब 4 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो 4 और 3 के बीच में ऐसा होगा, ठीक है। 4 और 3 के यहाँ कहीं पर 4 होगा, और ये 4 और 3 के बीच में ऐसा होगा। अच्छा, और ये जो आर हैंड है, आर हैंड अगर देखोगे तो आर हैंड का जो इमेज है अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 और 3 के बीच में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 9 और 10 के बीच में जाएगा क्या, ये 9 और 10 के बीच में जाने वाला है। तो 9 और 10 के बीच में इसको ऐसा भेज दो, 9 और 10 के बीच में इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से भेज दिया। तो 9 और 10 के बीच में, अब देखो टाइम अगर मैं गेस करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 मिनट हुआ ना। अगर 3 को पॉइंट कर रहा है तो ये तो हो गया 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स। अच्छा, 4 से पहले है, 4 से पहले है, इसका मतलब क्या है, 4 से पहले एग्जैक्टली 4 पर होता तो ये 20 हो जाता। तो अगर एग्जैक्टली 4 पे नहीं है, 4 से पहले, तो ये हो जाएगा 19। और ये क्या है, ये 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में मतलब क्या हो गया, 9 पॉइंट समथिंग हुआ होगा क्या। अब इसको ना चेक करने का एक और तरीका होता है, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक कैरी कर देना, अगर 60 हो गया तो उसमें टोटल कितना होता है, टोटल तो 60 तक ही जाते हैं ना सेकंड हैंड में, सेकंड हैंड में 60 तक जाते हैं। तो अगर 45 प्लस 15 60 हो गया तो एक कैरी कर देना, 40 प्लस 19 59। एक जो बाहर से कैरी होके आया तो 60 हो गया, फिर से 60 हुआ, एक कैरी कर देना। तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 सही है ना, 9 प्लस 3 12।
कैरी कैरी करना यहाँ पे सही रहेगा क्या? ये सही लिखा ना टाइम? तो 3 यहाँ पे 4 और 3 के बीच में है, तो यहाँ कहीं पे चला जाएगा तो 9, हाँ सही है, यही टाइम आएगा। 9 बज के, ये ना थोड़ा इधर 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 ऐसा बनेगा, ऐसा 9:19:15। इस तरह से अपने को क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। अब देखो ये तो बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है गौरव तुमको, तुम जब कॉपी में सॉल्व करोगे ना तो क्या करना, इसको ना ऐसे गड़ा गड़ा के बनाना। जैसे तुमने ये सुना होगा कि मिरर के सामने जो एम्बुलेंस लिखा है, जैसे ये लिखते हैं, मान लो कुछ लिख लेते हैं लाइन, ठीक है। अभी मिरर के सामने कैसा होगा, तो अगर ये लाइन ऐसे लिखा हुआ है तो इसका जो मिरर इमेज बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा क्या? ऐसा कुछ मिरर इमेज बनेगा। अब लिखने का तरीका क्या होता है, तुम क्या करना, कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए तो जिस साइड लिख रहे हो कॉपी के एक साइड लिखना और इसको गड़ा गड़ा के लिखना। अब कॉपी को जो पलट के जब इसका इंप्रेशन देखोगे ना, उसको जब बना दोगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। वैसा ही कुछ तुम क्लॉक वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो। जो भी टाइम गिवन है, घड़ी जब आप बनाओगे तो उसको गड़ा गड़ा कर बनाना, प्रेस कर करके बनाना। पन्ने को पलट करके जब घड़ी को दोबारा से बनाओगे तो जो टाइम आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, घड़ी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इमेज का फॉर्मेशन मैंने बताया था, इमेज कम ज्यादा हो, मतलब मिरर का लेंथ कम ज्यादा हो, इमेज बनेगा ही बनेगा। इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा ये डिपेंड करेगा फील्ड ऑफ व्यू पर। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है वो देखते हैं। फील्ड ऑफ व्यू, सब छोटी छोटी बातें हैं, बस पता होना चाहिए क्या है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक मिरर है इस तरह से, कॉल आजकल बहुत आता है यार, पता नहीं इतना कॉल क्यों आता है। एक इस तरह से हमारे पास मिरर है और यहां पर क्या किया है, मिरर से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को ओ को रख दिया गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है ओ का फील्ड ऑफ व्यू। ओ का फील्ड ऑफ व्यू मतलब कहां पर अगर रहे तो ओ का इमेज अपने को दिख जाएगा। हमेशा ओ का इमेज दिखेगा ये नहीं बोल सकते, कहां पर अपन रहे कि ओ का इमेज दिखना स्टार्ट हो जाए वो अपने को देखना है। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए, अब फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है, देखो आप क्या करो, एक रे ऐसा भेज दो, एक रे आप भेज दो जो मिरर के बॉटम को हिट करे। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। और एक रे आप भेज दो जो मिरर के टॉप को हिट कर दे। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से मैंने 2 रेज लिए, एक रे मैंने मिरर के बॉटम को हिट कराया है और एक रे मैं मिरर के टॉप को हिट करा रहा हूं। एक बात की तो श्योरिटी है सर, क्या कि इमेज बनेगा, और जितने दूरी पर यहां पर ऑब्जेक्ट से, मिरर और ऑब्जेक्ट का जितना दूरी है, इमेज और ऑब्जेक्ट का भी उतना ही दूरी होना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जब रिफ्लेक्शन होगा, तो देखो रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर ये इमेज है, तो एक रे अगर ऐसा है तो जो दूसरा रे होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब जो रे एक्चुअल में था ही नहीं उसको क्या करेंगे, डॉटेड से दिखा देंगे, ऐसा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। अब ध्यान से देखो, ये जो रे था रे वन ऐसा आया, टकरा कर ऐसे वापस चला गया। रे 2 ऐसा आया, टकरा कर ऐसे वापस आ गया। अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर होगा तो वो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकता है क्या? अगर कोई ऑब्जर्वर यहां कहीं पर होगा तो वो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर होता, अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो कभी भी वो इमेज को देख पाएगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट था, जो भी रेस थे जो इमेज बना रहे थे, वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे क्या? ये दोनों एक्सट्रीम रे मैंने बना लिया, मतलब यहां से लेकर यहां तक आप इमेज देख पाओगे, इससे बाहर आप कहीं पर भी रहोगे तो इमेज आपको नहीं दिखेगा। मतलब इमेज बना है लेकिन आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन को ही क्या बोल रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू। बात समझ में आ रहा है? तो इमेज बनेगा या नहीं बनेगा उसमें क्या होता है, मिरर के लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा वो मिरर के लेंथ पे डिपेंड करता है। तुम सोचो, अगर ये मिरर का लेंथ ऐसा होता, तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता क्या? मतलब जितना बड़ा मिरर का लेंथ होगा उतना ज्यादा उसका फील्ड ऑफ व्यू होने वाला है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू को डिफाइन करते हैं। अब इस फील्ड ऑफ व्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से दो, सारे क्वेश्चन में ना थोड़ा बहुत ज्योमेट्री है, थोड़ा बहुत डायग्राम है। डायग्राम अगर आप सही से समझ जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू का, ठीक है। ज्योमेट्री है, कुछ और नहीं है, ज्योमेट्री है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री करना है बस।
क्वेश्चन ये बोला गया है, फाइंड द लेंथ find the length find the length find the length in which find the length for which find the length for which the observer can see the image। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो इस लाइन, सपोज ये वाई डैश लाइन है, एक वाई डैश लाइन में ऑब्जर्वर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ऑब्जर्वर इस वाई डैश लाइन के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने दूरी पर, 2 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है, और यहां से यहां का दूरी भी बोल दिया गया है 2 मीटर्स का। ऑब्जेक्ट और इस लाइन, जिस लाइन पर ऑब्जर्वर मूव करेगा, उसका सेपरेशन 2 मीटर का है। और ये जो मिरर है ना, मिरर को हमने क्या किया है, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर रखा है, और मिरर का लेंथ कितना है, 1 मीटर का है। अब अपने को फील्ड ऑफ व्यू फाइंड आउट करना है, कितने लेंथ में वो इमेज को देख पाएगा, वो कैलकुलेट करना है। मतलब क्या कैलकुलेट करना है अपने को कैलकुलेट करना है फील्ड ऑफ व्यू। तो पहले रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, पहले तो फील्ड ऑफ व्यू बना लेते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 2 मीटर के दूरी पर है, तो इमेज जो होगा वो भी क्या होगा, मिरर से 2 मीटर के दूरी पर होने वाला है। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए एक रे हमने भेजा ऐसा, ठीक है, जो इसके बॉटम, मिरर के बॉटम को हिट करेगा, और एक रे भेजते हैं ऐसा जो मिरर के टॉप को हिट करेगा। अब ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज हैं वो कुछ ऐसे मूव करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज हैं वो कुछ तो ऐसा मूव करेंगे। पहला रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा चला जाएगा, और जो दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। पहला हमारे पास रे और ये दूसरा रे ऐसे। अब अपने को क्या करना है, फील्ड ऑफ व्यू फाइंड आउट करना है। तो फील्ड ऑफ व्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो फील्ड ऑफ व्यू तो ये हुआ ना, ये जो यहां से यहां का लेंथ है, यहां से यहां का जो लेंथ हुआ, यही तो फील्ड ऑफ व्यू है। तो ये लेंथ अपने को क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, वो अपने को फाइंड आउट करना है, वही अपना आंसर है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बस थोड़ा बहुत ज्योमेट्री यूज करना है, बस आप तरीका देख लो कैसे। देखो, ये यही फिजिक्स था, इसके बाद जो भी है ना वो मैथ्स है। अब मान लो अपन बोले कि ये पॉइंट है ए, जहां पर ये इमेज हो गया, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, यहां पर पॉइंट मान लेते हैं डी, और यहां पर पॉइंट मान लेते हैं ई। डी लिखने का जगह नहीं है, लेकिन वो डी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, डी। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं किसी तरह से ए से सी का लेंथ फाइंड आउट कर लूं, और उसमें ए से बी का लेंथ अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरे को फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा क्या? बिल्कुल सर, मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं? इन ट्रायंगल AIB, ऑल इंडिया बी। इन ट्रायंगल AIB, अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब अगर एंगल AA प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं, AA प्रॉपर्टी से ट्रायंगल AIB ये सिमिलर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये D था, ये G मान लो, ये हो जाएगा GID, बोल सकते हैं ना, ये वाला पॉइंट D था। तो AIB जो ट्रायंगल है वो GID के साथ सिमिलर है, इसका मतलब साइड्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होते हैं। सर थोड़ी बहुत ज्योमेट्री तो याद है अभी भी। तो अगर मैं रेशियो लिखूं तो रेशियो में क्या लिख सकते हैं, G से I का जो लेंथ है, G से I का लेंथ डिवाइडेड बाई I से A का लेंथ, या I से G का लेंथ और I से A का लेंथ, ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, G से D का लेंथ और A से B का लेंथ। लिख सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। अच्छा, G से I का वैल्यू कितना है, G से I का वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया।
आई से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई से ए का वैल्यू है 6, 6 हो गया। जी से डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 गिवन है, तो ए बी का वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी हमारे पास 3 मीटर का आ गया। क्या सारे एसआई स्टैंडर्ड्स में थे? अगर ए बी मेरे पास 3 मीटर आ गया, अब मैं क्या करता हूं, मैं दूसरा ट्राइंगल देखता हूं। कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं? इन ट्राइंगल ए आई सी, इन ट्राइंगल ए आई सी, ये जो ए आई सी ट्राइंगल है। अब ये जो ए आई सी ट्राइंगल है ना, उसमें भी अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल ए आई सी ये सिमिलर है ट्रायंगल जी आई ई के। अब अगर फिर से ट्राइंगल्स मेरे को सिमिलर मिल रहे हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आई जी अपॉन आई ए जो है वो इक्वल होगा जी ई अपॉन ए सी के। बिल्कुल सही है। अब आई जी का वैल्यू कितना है सर? आई जी का वैल्यू 2 है। आई ए का वैल्यू कितना है? आई ए का वैल्यू 6 है। जीई का वैल्यू कितना हो गया? जीई का वैल्यू 2 है। और ए सी 2 से 2 कैंसिल कर लोगे अगर, तो ए सी का वैल्यू 6 आ गया ना। अब ए से सी का वैल्यू 6 है और ए से बी का वैल्यू 3 है, मतलब ये जो बचा हुआ लेंथ है वो 3 मीटर है। तो फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ कितना हो जाएगा? 3 मीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आया है? स्क्रीन पॉज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। प्लेन मिरर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो मेरे पास ए बी एक ऐसा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब तुमने देखा होगा ना कि जब जो प्लेन मिरर्स जो हम घर में यूज करते हैं, अब अगर प्लेन मिरर ऐसे छोटा सा है, वो जो लड़कियां यूज करती है ना, प्लेन मिरर अगर ऐसा छोटा सा है, आप मिरर को कितनी दूर भी ले जाके रख लो ना, आप उसमें कभी अपना कंप्लीट इमेज नहीं देख पाओगे। मिरर को आप कितनी भी दूर में रख लो, आप उसमें अपना कंप्लीट इमेज नहीं देख पाओगे। एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू व्यू योर कंप्लीट इमेज। और मान लो मैं बोलूं कि इतना बड़ा जो मिरर है, ठीक है, इतना बड़ा मिरर है, काफी है अपने खुद के इमेज को देखने के लिए। अब इसी मिरर को अगर तुम सीलिंग में जाके रख दोगे, वो जो सीलिंग से टच करती हुई वॉल है वहां पर जाके रख दोगे, तो वहां पर भी तुम अपने इमेज को नहीं देख पाओगे। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को अपना पूरा पूरा इमेज देखना है तो मिरर का जो लेंथ होना चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लेंथ रिक्वायर्ड है, उससे कम अगर मिरर का लेंथ हुआ तो वो अपना पूरा पूरा इमेज नहीं देख पाएगा। और दूसरा, ग्राउंड से उस मिरर का क्या पोजीशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्राउंड से आप कितना ऊपर रखोगे, जैसे जो घरों में जो ड्रेसिंग टेबल में हम जो मिरर यूज करते हैं वो ग्राउंड से पास में होता है, तब हम क्या करते हैं, अपना पूरा पूरा इमेज देख पाते हैं, अच्छे से तैयार वार होके जाते हैं, कहीं पे भी जाना है तो कि इस तरह से सोच के जाते हैं कि हाँ सामने वाला तो पट ही जाएगा या सामने वाला तो पट ही जाएगी, इस तरह से तैयार होके एकदम निकलते हैं घर से। तो अब ये जो मिरर है ना, हम क्या बात करने वाले हैं कि मिनिमम लेंथ मिरर का कितना हो जिससे एक ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बन जाए। मान लो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट मेरे को पता है कैपिटल एच का, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, अगर ऑब्जेक्ट का अपने को कंप्लीट इमेज दिखना चाहिए, इमेज बनेगा नो डाउट, मिरर छोटा हो बड़ा हो जो कैसा भी हो, इमेज तो बनेगा, अपने को पूरा पूरा इमेज दिखना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा ऐसे, जितने दूर पर ऑब्जेक्ट है, जितने दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही दूर पर इमेज ही बनेगा। बिल्कुल सर जी। अच्छा, अब इमेज जो देखते हैं वो आंखों से देखते हैं, और जनरली आंखें कहाँ है, जनरली क्या आंखें टॉप पर ही होती है। ऐसा मान लेते हैं कि जो इंसान है उसके सिर पर ही आंखें है, वो मीनियंस है ना, ये शिव भगवान है, समझ लो ये शिव भगवान है, उनके सर पे आंखें हैं, या मीनियंस एक कैरेक्टर है, अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। तो जो इमेज बनना है वो आंखों पे बनना है। अब इमेज किस किस का बनना है, तो इसके फुट का इमेज बनना चाहिए और इसके आंखों का इमेज बनना चाहिए। तो अगर मैं पहले फुट का इमेज बनाने की कोशिश करूं, मान लो जो इसका फुट है, माई फुट, इस फुट का अगर मेरे को इमेज बनाना है तो रेज हम क्या करते हैं, ऐसे भेजेंगे, फुट से रेज हमने भेजा। अब ये जो रे होगा वो क्या होना चाहिए, अब देखो रे डायग्राम एकदम ध्यान से देखना है, रे डायग्राम कैसे मैं बना रहा हूं वो एकदम ध्यान से याद रखना है। ये दिखाएंगे डॉटेड से, क्योंकि ये तो एक्चुअल में कुछ प्रेजेंट है ही नहीं। एक्चुअल में रे क्या हुआ होगा, ऐसे आके ऐसे गया होगा। तो देखो ए से जब रेज आके ऐसे जाएंगे तो बी पर इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा, बी मतलब आंखें, फुट से रेज गए और आंखों पे जाके इसका इमेज फॉर्म हो गया।
अब अगर आंखों का ही, अगर हेड का इमेज बनाना है तो अभी मैंने मान लिया कि हेड और आंखें एक जगह है, तो यहां पर एक रे भेज देते हैं ऐसे, यहां पर एक रे भेज देते हैं इस तरह से। अब रे अगर अलोंग द नॉर्मल गया होगा, रे अगर अलोंग द नॉर्मल गया होगा तो टकरा के वापस भी वो अलोंग द नॉर्मल ही आएगा क्या? जैसे गया होगा अलोंग द नॉर्मल टकरा के वापस आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा था तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो मेरे को चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो मेरे को चाहिए फॉर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ इमेज, पूरा पूरा इमेज बन जाए, उसका मिनिमम लेंथ का वैल्यू यहां से यहां तक, ये हो गया क्या, जिसको मैंने थोड़ा बोल्ड करके दिखाया है, ये जो है वो मेरा मिनिमम मिरर का लेंथ होना चाहिए। अगर मिनिमम मिरर का लेंथ इतना मिल जाए तो कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल सर। और यहां से ग्राउंड से ये इसका पोजीशन हो गया क्या, ग्राउंड से जो पोजीशन है उसको रेड से दिखा दे रहे हैं या कोई और कलर से दिखा दे रहे हैं, येलो से, येलो से मैंने उसका पोजीशन दिखा दिया जो अपने को ग्राउंड से चाहिए, व्हाइट हो गया सॉरी, जो भी है। अब यहां से मान लो ये ग्राउंड से, ये सी से डी का जो लेंथ है, सी से डी का जो लेंथ है वो क्या है, पोजीशन ऑफ द मिरर है, पोजीशन ऑफ द मिरर है फ्रॉम ग्राउंड, ये भी अपने को फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द मिरर। और दूसरा यहां पर क्या है, डी से ई मान लो, डी से ई जो है, डी से ई क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ of mirror, minimum length of mirror required to have a complete view of image, to have a complete view of image, पूरा पूरा इमेज अगर देखना है तो मिरर इतना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये डी से ई का वैल्यू और सी से डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, तो देखते हैं। देखो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हाँ ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, डॉटेड डॉटेड दिखाना भूल गया मैं, डॉटेड डॉटेड दिखा देना, डायग्राम के लिए स्पेसिफिक होना। अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अभी ध्यान से देखना, ये जो नॉर्मल है और ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। बिल्कुल सही। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बोल सकते हैं। ये कॉमन है, यहां से कॉमन है, या आप ऐसा समझो कि ए से सी का लेंथ और आई से सी का लेंथ, मतलब ये जो मेरा जो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, तो ए डैश सी का लेंथ और ए से सी का लेंथ ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है। अब मैं पूरा पूरा लिखने नहीं वाला। अब अगर ये कॉन्करेंट है इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है। उसी उसी तरह मैं क्या बोल सकता हूँ कि या सिमिलैरिटी भी देख सकते हैं भाई साहब, कॉन्करेंट से मेरे को कोई काम नहीं मिलने वाला, मैं सिमिलैरिटी देख लेता हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डैश सी डी एंड ए डैश ए बी। देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और जितना ये एंगल बनेगा उतना ही ये एंगल बनेगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है क्या? बिल्कुल सर। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो ए डैश सी का वैल्यू, ए डैश सी का वैल्यू ए डैश ए के बराबर है, बोला जा सकता है सर। बिल्कुल। और सी से डी का वैल्यू जो है वो ए बी के बराबर है। अब ए डैश सी जो है वो ए डैश के एग्जैक्टली हाफ होगा ना, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट से मिरर का दूरी है उतना ही ऑब्जेक्ट सॉरी मिरर का इमेज से दूरी, तो ये भी x हो गया। तो यहां पर अगर a डैश सी का वैल्यू x है और a डबल डैश सॉरी a डैश a का वैल्यू लिखेंगे तो वो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। तो c से d का जो लेंथ है वो ए बी के हाफ आ जाएगा क्या? मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए बी अपॉन 2 जो है वो सी डी है। अब ए बी का लेंथ अगर h है, अगर ए बी का लेंथ h है मतलब ये h बाई 2 हो गया ना। तो पोजीशन ऑफ मिरर यही तो ढूंढ रहे थे ना,
पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड, पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड अगर देखेंगे तो h/2 का है। और लेंथ ऑफ मिरर अगर आप देखोगे तो लेंथ कितना, मिरर का मिनिमम लेंथ जो चाहिए, अगर यहां से यहां तक टोटल h है, उसमें अगर मैंने h/2 खर्च कर लिया तो बाकी बचा हुआ जो लेंथ होगा वो h/2 का होगा क्या? तो ये अपना आंसर है। बात समझ में आया क्या? तो मिनिमम लेंथ का वैल्यू h/2 आ रहा है और जो पोजीशन आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, h/2 आ रहा है। अब ये एक स्पेसिफिक केस है इसीलिए ऐसा आ रहा है। मैं इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? तो मैं स्क्रीन पॉज करता हूं और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक इंसान है ए बी, ठीक है, एक इंसान है ए बी, और ये ए बी की जो आंखें हैं, सॉरी ए बी टोटल कितना है, 2 मीटर का है। ए बी जो इंसान है टोटल वो 2 मीटर्स का है, और ए बी की आंखें उसके सर से, ये उसका सर है, उसके सर नहीं है, उसका सर है, उसके सर कुछ अलग होता है, ये उसका सर से 20 सेंटीमीटर नीचे क्या है, उसकी आंखें हैं, ये उसकी आईज है, ई यहाँ पर क्या है, आईज है। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोजीशन, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोजीशन and minimum length, find the position and minimum length of mirror, position and minimum length of mirror required in order to see complete image, in order to see complete image। अब देखो यहां पर ना जिसका इमेज बन रहा है वही ऑब्जर्वर भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इमेज किसी अलग ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ऑब्जर्वर कोई अलग हो सकता है, कंसेप्ट यही रहेगा। कंसेप्ट देखो ध्यान से क्या करना है, हमें क्या करना है, ये मान लो इंसान का हेड है और ये इंसान का फुट है, ठीक है, माई फुट, ये मेरा फुट है माई फुट, और ये मेरा हेड है माई हेड। पता नहीं गालियों में माई फुट क्यों होता है, माई हेड नहीं, अच्छा हेड मतलब समथिंग, अच्छा किसी को जब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो सिर पे चढ़ा लेते हैं, और किसी को जब नीचे दिखाना है तो माई फुट, सही है, अच्छा अच्छा इंग्लिश ऐसा चलता है, ओके ओके। तो अब अगर हेड हो या फुट हो, दोनों का इमेज कहां पर बनना चाहिए, आंखों पे बनना चाहिए क्या? अब अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था इसका मेरे को इमेज बनाना है, ठीक है, तो जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट है और जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है इमेज तो वैसा ही बनेगा। तो अगर इतनी दूर पर है तो ऑलमोस्ट इतनी दूर पर इसका इमेज भी बनना चाहिए। तो ये इसका इमेज हो गया, ये इसका हाइट मान लो, मतलब ये इसका हेड मान लो और ये इसका फुट होगा। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अब कुछ भी करके जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे गिरने चाहिए। मान लो मेरे को हेड का इमेज बनाना है, अगर हेड का इमेज बनाना है तो हेड से रेज निकले होते, और हेड से रेज निकले होते, हेड से ऐसे रेज निकले होते और टकरा कर वापस वो हेड पर गिरे होते क्या? ऐसा कुछ इमेज होता। ये जो, फिर से ये तो है नहीं तो इसको डॉटेड दिखा देंगे, हेड से रेज निकला, ऐसे हेड से इंसिडेंट रे आया और टकराकर आंखों पर गिरना चाहिए, आंखों पे गिरेगा तब जाके आंखों पर इमेज फॉर्म होगा। अब अगर मैं ना इस लाइन को ज्वाइन कर दूं ना ऐसे, नॉर्मल वाली लाइन को, देखो ये नॉर्मल वाला जो लाइन है, ये नॉर्मल वाला लाइन क्या करता है, ये इंसिडेंट वाला हाफ और ये जो रिफ्लेक्टेड वाला हाफ है उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है क्या? आप देखो कैसे, ये 90 है, ये 90 एक कॉमन हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा। इसका मतलब अगर ये दोनों कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बोल सकते हैं कि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी सेम है। तो अगर टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर की है, अगर टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर की है, तो ये जो आधा दूरी होगा ये 10 सेंटीमीटर का हुआ क्या? तो ये जो आधा दूरी था वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब फुट का इमेज बनाते हैं, माई फुट। फुट का इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, फिर से फुट से जो रेज गिरेगा, फुट से जो रेज जाएगा वो आंखों तक जाना चाहिए। फुट से जो रेज होगा वो कहां तक जाना चाहिए, आंखों तक जाना चाहिए, इस तरह से कुछ जाना चाहिए। अब फिर से जो एक्चुअल में है नहीं उसको तो हटा दो भाई साहब, ये तो एक्चुअल में है नहीं। अब फिर से जो नॉर्मल वाला रे है ना, जो नॉर्मल वाला रे है, नॉर्मल वाला रे क्या करेगा, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या है, तो यहां से यहां का जो लेंथ है, अब जितना लेंथ, इसको मैं रेड से दिखा देता हूं, जितना लेंथ,
यहां से यहाँ का लेंथ और यहां से यहाँ का लेंथ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से इक्वल बोल सकते हैं ना। मतलब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या हो जाएगा रिमेनिंग दूरी। देखो टोटल अगर 200 मीटर का था, मतलब 200 सेंटीमीटर, उसमें से यहाँ से यहाँ अगर 20 सेंटीमीटर खर्च हो गया तो बचा हुआ लेंथ कितना है, 180 होगा। 180, तो 180 का आधा यहाँ पर आ रहा है। अगर 180 का आधा यहाँ पर है तो ये 90 सेंटीमीटर का हो गया क्या। इसका मतलब जो पोजीशन है, पोजीशन में व्हाइट से दिखा रहा हूं, देखो जो ग्राउंड से मेरे को पोजीशन चाहिए, ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पोजीशन, जो पोजीशन चाहिए अपने को, मिरर का पोजीशन ग्राउंड से होना चाहिए 90 सेंटीमीटर का, और जो लेंथ चाहिए, देखो लेंथ कितना चाहिए, रेड वाला प्लस येलो वाला, तो लेंथ वाला जो होना चाहिए वो 90 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो वो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के इक्वल आ रहा है क्या। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर मैं आंखों के पोजीशन को, एक्चुअल क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो मैंने कराया था उसमें आंखों को हमने टॉप पे ही रख दिया था। अगर आंखों का पोजीशन टॉप पर है, अब तुम याद क्या कर लेना, अगर आंखों का पोजीशन टॉप पर है, जैसे शिव जी अगर देख रहे हैं ये सब, या जो मीनियंस है वो अगर देख रहे हैं ये सब, तो वो क्या बोलेंगे कि जितना मेरा हाइट है, मान लो मीनियंस का हाइट अगर 2 मीटर का होता तो मिरर का जो लेंथ रिक्वायर्ड था वो 1 मीटर का होता, और मिरर का जो पोजीशन ग्राउंड से होता वो भी कितना होता, 1 मीटर का होता। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान, आपके और मेरे जैसा अगर इंसान ये सब देखेगा तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई साहब, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो इंसान की आंखें बहुत ही नीचे होती, एकदम नीचे गिरा हुआ इंसान है, मान लो उसकी आंखें 40 सेंटीमीटर पर होती, तो ये वैल्यू आ जाता 20, ये वैल्यू आ जाता 20। अब अगर यहाँ से यहाँ 40 खर्च हो गया तो यहाँ पे यहाँ बचा कितना होता, 160, 160 का आधा ये कितना होता है, 80 होता है ना। तो इमेज का पोजीशन आपको मिलता है 80 सेंटीमीटर ऊपर, और देखो ये 80 प्लस 20 अभी भी 1 मीटर का ही आता गया। मतलब लेंथ ऑफ मिरर जो है वो तो इंडिपेंडेंट है आंखों के पोजीशन के, आंखों के पोजीशन के वो इंडिपेंडेंट है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट का जो भी लेंथ है उसका आधा होगा। अगर ऑब्जेक्ट की आंखों की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो क्या चेंज हो जाएगा, पोजीशन जो मिरर का होना चाहिए ग्राउंड से वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आज मैंने बहुत सारी जरूरी जरूरी बातें बताई हैं, ऐसा कुछ तुमको बुक्स में नहीं मिलने वाला, बुक्स में आज तक शायद ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा। प्लेन मिरर स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता था, नॉर्मल क्लास 9th में 10th में जब प्लेन मिरर पढ़ते थे स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता था। अभी याद रखो स्फेरिकल मिरर और ये सब मिरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेन मिरर। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो प्लेन मिरर से ही आएगा, TIR से आएगा, कुछ कुछ ये सब इंपॉर्टेंट है वहां से आएगा। तो आज मैंने जो भी पढ़ाया, मैंने फिजिक्स बहुत कम पढ़ाया, आज के दिन में पूरा पूरा मैथ सिखाया है। तो अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने बता दिया ना उतना काफी है। अब इसमें जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करो, काम बन जाएगा, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज।